हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवकरण है और मैं 2007 दिसंबर से फॉरेन लैंग्वेज की फील्ड में हूँ। 2008 अप्रैल से 4 साल मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, जिसमें डॉइचे बैंक, बॉश, सीमेंस, बौद्ध ट्री और एक्सा, ये कुछ अच्छे नाम हैं। उसके बाद में 2010 से मैं टीचिंग के फील्ड में हूँ, तो लगभग 10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। अमिटी यूनिवर्सिटी में 2 साल मैंने जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई। केंद्रीय विद्यालय, ई लैंग्वेज स्टूडियो, जर्मन स्पीकर्स क्लब से मैं जुड़ा रहा हूँ और कुछ MNCs में मैंने ट्रेनिंग दी है जर्मन लैंग्वेज की। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी जा सकती है। फिर उस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी लैंग्वेज सीखें, क्योंकि टेक्निक तो एक ही होगी। सबसे पहले तो आप फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानें कि उसमें स्कोप क्या क्या है। हालांकि स्कोप के बारे में अलग वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन कैसे सीखें। तो आपको फॉरेन लैंग्वेज तब सीखनी चाहिए जब आपको लगता है आप एक्साइटेड हैं, आप इंटरनेशनल डायमेंशन के साथ काम करना चाहते हैं, आप ग्लोबली ओपन हैं काम करने के लिए। बिकॉज मल्टीनेशनल में काम करने का मतलब है, हो सकता है आपको इंटरनेशनली चांसेस मिले, बहुत संभावना रहती है इसकी MNCs में। लेकिन अभी बात करें हम लोग कैसे कोई लैंग्वेज सीखी जाए। सपोज जर्मन की बात कर लेते हैं, जर्मन हो, फ्रेंच हो। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले है आपको कुछ टाइम डिसाइड करने पड़ेगा, डेली बेस पे कैसे प्रोडक्टिवली आप उस टाइम को यूज करें। क्योंकि क्लासरूम टीचिंग के भरोसे आपको रहना नहीं है। ये टीचर्स के लिए भी ये बात कह रहा हूं मैं। आपको लगता है कि आप क्लासरूम में किसी को जर्मन सिखा दोगे, फ्रेंच सिखा दोगे, चाइनीज सिखा दोगे, तो ये संभव नहीं है। क्लासरूम में आप उनको कुछ टिप्स देंगे, लेकिन उनको आप एंगेज कितना करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स आप खुद को कितना एंगेज करते हैं उस भाषा में, उतना ही जल्दी आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। किसी लाल किताब में नहीं लिखा हुआ कि फॉरेन लैंग्वेज 6 महीने में सीखी जा सकती है या 1.5 साल लगता है, राइट। सो कितना इंटेंसिव आप उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जैसे बेसिक्स बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। बिकॉज बेसिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपका मन करेगा कि आप A1 के बाद में A2 करें, B1, B2, C1, C2, MA, PhD जो भी है। क्योंकि बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आपका मन ही नहीं करेगा। कुछ दिन बाद में या तो आप खुद छोड़ देंगे या टीचर आपसे हाथ जोड़ लेगा, मेरे बस का नहीं है। तो एंगेज करने के लिए क्रिएटिवली आपको, अब एक किताब को लेके बैठ जाओ आप, ये भी संभव नहीं है। एंगेज आप तभी कर सकते हो जब क्रिएटिव तरीके से आप कुछ करें। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग की प्रतियोगिता कर ली आपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूट में। हमने ऐसा बहुत बार ऐसा किया है कि बच्चों को कुछ भी पेंटिंग करने के लिए कोई ऐसी चीज की पेंटिंग करो आप जिसको आप जर्मन लैंग्वेज से एसोसिएट कर सकते हो, जर्मन कंट्री से एसोसिएट कर सकते हो, उनकी कल्चरल चीजें, कुछ कंपनीज के लोगोज हो सकते हैं, कुछ कंपनी मतलब हैबिट्स वहां के लोगों की, फूड हैबिट्स, तो कुछ फूड आइटम हो सकते हैं। हमने कई बार ऐसा किया है कि बच्चे बहुत खुशी से, और उससे आपको यह भी पता चलता है कि बच्चे को जर्मनी को लेके क्या है बच्चे के दिमाग में। हो सकता है कोई मर्सिडीज का लोगो बनाएगा, कोई जर्मनी का फ्लैग बनाएगा। लांडेस्कुंडे बोलते हैं इसको जर्मन भाषा में हम लोग। तो लांडेस्कुंडे की जानकारी मतलब जर्मनी और उनकी कल्चर, उसके बारे में इनडायरेक्टली आप नॉलेज भी दे रहे हो उनको, और बच्चे को मजा भी आएगा। और दिमाग में इस तरह से जब क्रिएटिव तरीके से आप करते हो तो चीज छप जाती है कि उसको फ्लैग जर्मनी का दिखेगा तो वो 3 कलर उसको दिखेंगे कि ब्लैक, रेड, येलो, ये दिमाग में छप गया उसके। ऐसे ही कुछ जर्मन कंपनीज के नाम उसके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली उसको ये भी पता है कि वो जर्मन सीखने के बाद में काम कहाँ करेगा, कल्चर का पता चलेगा इंटरनेशनली। दूसरा, आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएं। टीचर भी अपने पर्सनल नोट्स बना के दो, क्योंकि ज़्यादातर किताबें जर्मन टू जर्मन या फ्रेंच टू फ्रेंच हैं।
उससे शुरुआत में कोई हेल्प मिलती नहीं है ज़्यादा। अपने पर्सनल है, जो बच्चा जिस भाषा में कम्युनिकेशन होना जरूरी है उसको उतरना तो चाहिए। कई बार उनको देसी भाषा में भी बताना पड़े एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव नहीं पता तो कैसे आप उसको जर्मन में एडजेक्टिव सिखाएंगे। तो बेसिक उसके एकदम क्लियर करो और नोट्स पर्सनल उसमें आप उसको दें। उसके अलावा कल्चर के साथ साथ कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों का मन करे। क्लासरूम के बाद में आप ऐसे कोई ग्रुप्स बना दो, जैसे हम लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप इस तरह से बना रखे हैं। हर क्लास का ग्रुप, पूरे इंस्टीट्यूट का एक ग्रुप, जिसमें लगातार कोई ना कोई चैटिंग चलती रहे। जब लगातार चैटिंग चलती है तो बच्चे को बड़ा क्या लिखना है, छोटा क्या लिखना है, आपस में टीचर का भी इसमें हेडेक कम हो जाता है। कई बार स्टूडेंट से आपस में एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, बट टीचर की जिम्मेदारी जरूर है वो देखें कि कुछ अनकरेक्ट रह गया है तो उसको ठीक करें। तो लगातार क्लासरूम के बाहर आपकी एक्टिविटी चल रही है, बच्चे सीख रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट्स एक के बाद एक सिस्टमेटिकली उनको दिया जाए। सबसे पहले मान लो एबीसीडी का परिचय हो गया, रीडिंग के रूल्स हो गए, ये चीजें बहुत ही दिल से डिटेल में उनको पता होनी चाहिए, ताकि वो एक चीज सीखने के बाद में कॉन्फिडेंट हो कि यस ये तो हो गया, खुशी मिले उसको हर लेक्चर के बाद में। पर्सनल नोट्स दे दिया आपने सपोज, उसके बाद में कंपनीज का आपने बता दिया। क्लासरूम के बाद में उनको एक स्पेस होना चाहिए जहां पे कोई लैंग्वेज लैब हो सकती है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, जहां पे वो डिस्कशन करें। बिकॉज डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी भाषा बोलने से बोलना आएगा, लिखने से लिखना आएगा। तो मान लो आपके ग्रुप में चैटिंग हो रही है तो उससे उनकी लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। कोई गलती कर रहा है तो एक दूसरे को चेक कर रहा है। लेकिन बोले बिना, जब तक आप भाषा को बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा दुनिया को कि आप में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। बोलना जरूरी है। आप बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स बना के बैठने का एक स्पेस दें। बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें कि स्पेस नहीं है तो वो खुद क्रिएट करें, कहाँ पे वो बैठेंगे डिसाइड करें। क्लासरूम के बाद में, क्लास के पहले बैठ के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाए। माय बेस्ट फ्रेंड, माय फैमिली, मैं, अपने पे ही शुरू करें। फिर छोटे छोटे कि विलेज की लाइफ अच्छी है कि गांव की लाइफ अच्छी है, शादी, मैरिज, राइट, अलग अलग विषयों पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो। लगातार टॉपिक्स पे हमने पिछले इसमें कोरोना टाइम में ही हमने अभी तक 111 डिस्कशन कर लिए इस तरह के, राइट। हालांकि ये डिस्कशन ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन ही क्यों। ऑफलाइन का मौका हो तो जरूर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो, लेकिन ऑनलाइन भी कम नहीं है। तो आप लोग जैसे मानो कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते हो तो ऑनलाइन ही डिसाइड कर लो, रोज कुछ टाइम, चाहे 15 मिनट ही हो। तो लगातार डिस्कशन बहुत ही जरूरी है, बिना डिस्कशन के बात बन नहीं सकती। और क्रिएटिव क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे बच्चों से आर्टिकल लिखवाई जाए, जो छोटे छोटे सेंटेंस लिखवाए जाएं, ऐसे आर्टिकल लिखवाए जाएं। हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम शुरू किया कि जर्मन लैंग्वेज का अखबार शुरू किया हमने। 6 साल हो गए अब तो उस बात को, लगातार हम लोग उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो हमने बच्चों से आर्टिकल लिखवाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अभी लेटेस्ट ही है। तो बच्चा जो भी आर्टिकल लिखता है उसके बाद में टीचर्स उसको करेक्ट करेंगे। अगर उसका आर्टिकल छपने लायक है या उसमें थोड़ी मदद करके उसको अगर छपाया जा सकता है तो उसको और ज़्यादा खुशी होगी। कहीं भी पब्लिश होना चाहिए, वो ऑनलाइन पब्लिश हो सकता है, ऑफलाइन नहीं तो, राइट। तो बच्चे ने मान लो लिखा और उसके बाद में ये लगातार जो मिस्टेक्स हैं टीचर ने उसको करेक्ट कर दिया, तो एक तो कंटेंट तैयार हो गया आपका। दूसरी बात, ये बच्चे को, हर किसी बच्चे को लिखना पड़ रहा है तो इतनी सारी ये मिस्टेक्स भले ही हुई हो, लेकिन इस प्रोसेस में बच्चा सीखता है। उसके बाद में जब ये फाइनल प्रोडक्ट आता है तो उनको बहुत खुशी होती है कि मेरा आर्टिकल अखबार में छप गया। तो इस बहाने से उनकी लिखने की प्रैक्टिस होगी और सबसे बड़ी बात है वो पॉजिटिवली भाषा के साथ एंगेज हो जाएंगे। कभी कभी आपको अगर हो सके तो फॉरेनर्स को भी बुलाना चाहिए। जो फॉरेनर्स आते हैं और बच्चे या टीचर्स भी फॉरेनर्स के साथ उनकी भाषा में जो संवाद होता है वो बहुत ही मोटिवेटिंग हो रहता है। तो हम लोग लगातार बीच बीच में फॉरेनर्स को बुलाते हैं, बच्चों के साथ वो छोटी छोटी बातें ही जो बच्चों ने थ्योरेटिकली सीखी हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल उसको यूज़ करते हैं। तो आपस में भी उन्होंने यूज़ कर ली, अब फॉरेनर्स के साथ भी यूज़ कर ली, तो एक तरह से टेस्ट जैसा हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ, जो हम बोल रहे थे ये समझ भी रहा है फॉरेनर, इसका मतलब है हम सही राह पे हैं। तो ऐसे बीच बीच में इस तरह के डिस्कशंस, कभी कभी ये आपकी जो डिस्कशंस हैं वो इंस्टीट्यूट पे हो सकते हैं जहाँ भी आप लैंग्वेज सिखाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा कभी कभी उनको हम लोग एक स्टाम्प डिश ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कभी इंस्टीट्यूट में, कभी बाहर किसी रेस्टोरेंट में चले गए।
कभी किसी गार्डन में बैठ गए। तो इस तरह से उसमें कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व हों और लैंग्वेज के साथ किसी भी तरीके से पॉजिटिवली टाइम स्पेंड होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा मान लो कभी कभी कोई और क्रिएटिव एक्टिविटीज हो सकती है, खेलें, क्यों नहीं। कुछ ऐसे गेम्स हो सकते हैं जो नेचर में, आप उनको पार्क में ले गए तो वहां पे एक्टिविटी करवाएं। इसका भी बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट रहा है। कई बार हम लोग बच्चों को पार्क में लेके गए, उनसे जनरल हमारे देसी गेम ही खिलवाए, कबड्डी खिलवाई, मान लो खो खो खिलवाया, लेकिन भाषा अगर जर्मन हो तो बहुत इफेक्टिव और उसको बहुत एंजॉय करते हैं। एक्टिविटी, मूवमेंट बॉडी का और लैंग्वेज बोलने को उनको मिलती है नेचर में, तो बहुत मजा आता है उनको। और कोई भी मान लो थीमा लेते हो आप, तो ऐसा कर सकते हैं कि थीमा से पहले उससे रिलेटेड बच्चों को वर्ड डिस्कस हो जाए थोड़े से, और उसके बाद में थोड़ा डिस्कशन हो जाए कि कौन कौन से पॉइंट अपने बच गए। ऐसे करके एक एक करके अगर आप भाषा के साथ एंगेज होंगे तो आपको मजा आएगा। फिर कभी मान लो किसी प्रोफेसर को बुलाने का आपको मौका मिल जाए, कोई दूसरे आपके फील्ड के एक्टिव टीचर्स हैं उनको बुलाने का मौका मिल जाए, तो एक बच्चों को और भी अच्छा लगता है कि दूसरे लोगों के साथ भी ये कनेक्टेड है। हम लोग बीच बीच में प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, जैसे कई बार हमने प्रोफेसर JVD मूर्ति, प्रोफेसर V गणेशन या प्रोफेसर कर्णा कोलकाता से, झुंझुनवाला सर, और कई लोगों को हमने लगातार बुलाया। उससे बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उनको इनडायरेक्टली ये फील आती है कि हाँ, ये जो इनडायरेक्टली ये वो देख लेते हैं कि हमको यहाँ सिखाया गया है और ये चीज़ भी वही बता रहे हैं, सेम बात है, तो हाँ हम लोग सही राह पे हैं। तो इस तरीके से कभी आपने लैंग्वेज सीख ली तो आप कंपनीज को बुलाइए। कंपनी जब आती है, बच्चा डायरेक्ट सेलेक्ट होता है, तो फिर सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो पर्पज केवल ये रहता है कि लैंग्वेज सीखी और उसके बाद में प्लेस हो गए। जब 25 से 40 हज़ार रुपए की नौकरी उनको तुरंत मिलती है B1 के बाद ही, तो फिर बाकी सवाल ही नहीं रह जाते कि लैंग्वेज सीखी हमने, प्रैक्टिकली प्लेस हो गए, इसका मतलब है कि हमने सही सीखी और आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से कई तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, उनके साथ गेम्स हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, और उनकी अगर मान लो जर्मन में नहीं सीख पा रहे हैं तो बेसिक जो लैंग्वेज सिखाते हो आप वो उनकी भाषा में ही सिखाओ, क्या दिक्कत है उसमें। पर्पज सॉल्व होना चाहिए, तभी आप महान टीचर बनेंगे, तभी आप एक अच्छे लर्नर बनेंगे, आएगी चीज आपको, राइट। तो इस तरह से कुछ आइडियाज मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। फिर एक एक करके कुछ विषयों पे मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे लैंग्वेज क्यों सीखें, राइट, कौन कौन सी कंपनियां हैं इंडिया में, ठीक है, जर्मनी में स्कोप क्या है, जर्मन लैंग्वेज को लेके क्या क्या कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये इतना विशाल है चीज़ें फॉरेन लैंग्वेज का, मान लो ट्रांसलेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें, खैर अपन डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इजाज़त लेते हैं आपसे, नमस्कार।